बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के राजनीति विज्ञान की पेपर फर्स्ट में जो हमारा राजनीतिक विचारधाराएं और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, उस पेपर में अपन मार्क्सवाद का अध्ययन कर रहे थे। अभी मार्क्सवादी सिद्धांत का, और इसके अंतर्गत अपन ने अब तक मार्क्स के विविध सिद्धांतों से अपनी जानकारी ली थी और ये समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन करने से पूर्व जो शोषण की संपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके ऊपर वो पूरा अपना सिद्धांत आधारित करता है, उस संपूर्ण शोषण की प्रक्रिया के विविध सिद्धांत क्या है और किस तरह से वो कहता है कि शोषण जो है वो आर्थिक रूप से ही होता है, बाकी अन्य कारणों से समाज का वर्ग विभाजन नहीं होता, बल्कि आर्थिक कारणों से वर्ग विभाजन होता है। और इस संदर्भ में अपन ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और फिर ये कहता है कि किस प्रकार से पूंजीवाद यानी पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो अमानवीय है, और इस संदर्भ में मार्क्स से प्रारंभिक जो सिद्धांत के रूप में बात सामने आती है वो अलगाववाद का सिद्धांत। तो इन सभी सिद्धांतों से मार्क्सवाद ये स्पष्ट करता है कि कुल मिलाकर पूंजीवाद के अंतर्गत शोषण होता है, वर्ग शोषण होता है, और इस वर्ग शोषण जो है वो इसलिए होता है क्योंकि जो दो वर्ग हैं आर्थिक आधार पर बने हुए, शोषक और शोषित, संपत्ति और संपत्तिवान और संपत्ति विहीन, बुर्जुआ, आधुनिक काल में बुर्जुआ और सर्वहारा, इनके बीच में जो वर्ग संघर्ष है वो अवश्यंभावी होता है, क्योंकि इनके बीच में कोई वर्ग सामंजस्य नहीं होता, इनके हितों में कोई सामंजस्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का वर्ग शत्रु हैं। तो इसलिए इनके बीच में वर्ग संघर्ष अवश्यंभावी हो जाता है। अब जब वर्ग संघर्ष होता है तो क्योंकि वर्ग संघर्ष होता है तो वर्ग संघर्ष के माध्यम से जो शोषित वर्ग है, संपत्ति विहीन वर्ग है, वो वर्ग शोषण से निकलने का प्रयास करता है, और जो बुर्जुआ वर्ग है, वो शोषक वर्ग है, संपत्तिवान वर्ग है, वो उस शोषण को जारी रखने का प्रयास करता है। इन सभी बातों की अपन ने जानकारी ली भी थी। अब देखिए, मार्क्स इसके बाद कहता है कि आखिर ये व्यवस्था समाप्त कैसे होगी। ये व्यवस्था जो है, इसमें इसके स्थान पर जो उसकी योजना अनुसार साम्यवादी व्यवस्था है वो कायम कैसे होगी। तो उसके संदर्भ में वो सबसे पहले एक क्रांति का सिद्धांत देता है, क्रांति का सिद्धांत। अब ध्यान रखिए, क्रांति किसे कहते हैं। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन भी कैसा? त्वरित गति से होने वाला परिवर्तन, आमूल चूल होने वाला परिवर्तन। परिवर्तन जब धीमा हो, धीरे धीरे हो, तो उसे सुधार कहते हैं, है ना, सुधार कहते हैं, रिफॉर्म कहते हैं। लेकिन रिवोल्यूशन यानी क्रांति किसे कहते हैं? जब वो परिवर्तन बहुत तेज गति से हो, बहुत आमूल चूल परिवर्तन हो व्यवस्था में, उसको क्रांति कहते हैं। तो मार्क्स जो क्रांति का सिद्धांत देता है, इसके अनुसार ये जो पूंजीवादी शोषणकारी व्यवस्था है इसका अंत होगा। उससे वो क्रांति कैसे होगी? तो मार्क्स कहता है कि वो क्रांति तब होगी जब सर्वहारा वर्ग अपने वर्ग हितों को पहचान कर, एक अपने वर्ग शत्रु को पहचान कर, अपने आपस के वर्ग हितों को पहचान कर संगठित होगा। संगठित किसके नेतृत्व में होगा? तो जैसा कि लेनिन ने कहा था, पार्टी के नेतृत्व, पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व, साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में। क्योंकि लेनिन ने कहा कि हर सर्वहारा, हर श्रमिक में ये क्षमता नहीं होती कि वो स्वयं जो है वो संगठन को लीड कर सके, तो पार्टी की का नेतृत्व आवश्यक है। पार्टी के नेतृत्व में ही, साम्यवादी दल के नेतृत्व में ही सर्वहारा वर्ग संगठित होगा अपने एक वर्ग के रूप में, और फिर वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध, वर्ग शोषण के विरुद्ध एक क्रांति करेगा। अब ये जो क्रांति है, ये आ, आ, हो ये इसकी संभावना है कि क्रांति रक्तपात की क्रांति भी होगी, रक्त भी बहेगा। जो बाद के मार्क्सवादी हुए, जो खासकर माओ, चीन में माओ से तुंग यानी माओ, उसने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि साम्यवादी क्रांति क्रांति बंदूक की नाल से निकलेगी, यानी कि खून तो बहेगा। और मार्क्स और लेनिन भी कहते हैं कि रक्तपात तो हो सकता है। तो किसके खिलाफ होगा? वर्ग शत्रु के खिलाफ। वर्ग शत्रु कौन? बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ यानी शोषक वर्ग।
तो सर्वहारा वर्ग संगठित होगा और संगठित होकर पार्टी के नेतृत्व में यानी कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में वो क्रांति करेगा और क्रांति करके वो पूंजीवादी शासन को पर कब्जा कर लेगा, पूंजीवादी शासन पर कब्जा कर लेगा, पूंजीवादी राज्य पर कब्जा कर लेगा, राज्य के राजनीतिक सुपर स्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेगा, उसकी संरचना पर कब्जा कर लेगा और फिर वो पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में और साम्यवादी समाज की स्थापना की दिशा में बढ़ेगा। ये क्रांति हो जाएगी और कई देशों में, कई चीन में, चाहे रूस में, चाहे कहीं और भी, सोवियत संघ में या पूर्वी यूरोप के देशों में, तो ये क्रांति बिल्कुल ही बहुत खूनी क्रांति हुई है। क्यूबा में, है ना, बहुत खूनी क्रांति हो चुकी है। कंबोडिया में तो ये क्रांति जो है वो रक्तपात से पूर्ण भी हो सकती है। इस क्रांति के बाद जो है वो क्या होगा, वो क्रांति के बाद सर्वहारा की तानाशाही स्थापित होगी। ध्यान रखिएगा, एक स्टेज है, ये एक संक्रमणकालीन अवस्था है, ये अंतिम अवस्था नहीं है क्रांति के बाद की। मार्क्स कहता है कि ये है सर्वहारा की तानाशाही। लेनिन ने इसको स्टैब्लिश भी किया सोवियत संघ में 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पश्चात सर्वहारा की तानाशाही स्थापित होगी। अब सर्वहारा की तानाशाही क्या होगी, वो तानाशाही होगी सर्वहारा वर्ग की। सर्वहारा की तानाशाही ये तानाशाही व्यवस्था क्या करेगी, ये पूंजीवादी राज्य के समस्त ढांचों, समस्त संरचनाओं को धीरे धीरे नष्ट करेगी, पूंजीवादी अवशेषों को नष्ट करेगी, धीरे धीरे निजी संपत्ति की संस्था को नष्ट करेगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि सब सभी प्रकार के वर्ग विभाजन और वर्ग शोषण का एक आधार है, एक कारण है, उसको नष्ट करेगी। और ये सर्वहारा की तानाशाही जो है अंततः पूंजीवादी राज्य के समस्त उपागमों को, समस्त व्यवस्थाओं को, समस्त संरचनाओं को, साधनों को नष्ट कर देगी। और फिर धीरे धीरे ये इसमें निजी संपत्ति की संस्था समाप्त हो जाएगी और इसके बाद जो स्टेज आएगा, अवस्था आएगी, वो है साम्यवादी समाज। यानी कि क्योंकि पूंजीवादी राज्य और पूंजीवादी शोषण के सभी तंत्रों को नष्ट कर दिया जाएगा सर्वहारा की तानाशाही के द्वारा, तो निजी की संपत्ति की संस्था भी नष्ट हो जाएगी। निजी संपत्ति की संस्था नष्ट होते ही वर्ग समाप्त हो जाएंगे, वर्ग शोषण समाप्त हो जाएगा और राज्य भी स्वतः धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। ये शब्द है मार्क्सवाद के अंदर कि राज्य का लोप हो जाएगा, स्टेट विल वितर अवे, स्टेट धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा क्योंकि राज्य की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। वर्ग शोषण नहीं रहेगा तो राज्य की उपयोगिता नहीं रह जाएगी, क्योंकि राज्य तो बुर्जुआ वर्ग के हाथों में शोषण का एक यंत्र मात्र है। जैसे ही वर्ग समाप्त, निजी संपत्ति की संस्था समाप्त, तो राज्य भी समाप्त हो जाएंगे। हालांकि जब अपन इसकी आलोचना करेंगे तो देखेंगे कि वास्तविक अर्थों में साम्यवादी समाजों में भी राज्य कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाया, उल्टा ये मजबूत हुआ। खैर, तो सर्वहारा की तानाशाही के बाद का अगला स्टेज है साम्यवादी समाज की स्थापना, यानी संपत्ति विहीन, निजी संपत्ति विहीन, शोषण विहीन, राज्य विहीन साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। ये जो मार्क्सवाद का अंतिम उद्देश्य है वो स्थापित होगा, साम्यवादी समाज की स्थापना होगी और जिसमें एक समानता होगी और जो सिद्धांत होगा इस समानता का वो है ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज, यानी कि सभी को उसकी आवश्यकता और सभी को उसकी योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये एक साम्यवादी समाज होगा जिसमें शोषण का कोई स्थान नहीं होगा। हम जानते हैं कि इसी साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए मार्क्सवाद के अंतर्गत, मार्क्सवादी व्यवस्था की स्थापना के बाद रूस में, चीन में, कंबोडिया में, पूर्वी यूरोप में बहुत अकल्पनीय हिंसा भी हुई। कथित वर्ग शत्रुओं के सफाई के लिए, साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए अकल्पनीय हिंसा हुई। वर्ग शत्रुओं का सफाया खूनी क्रांति के माध्यम से किया गया। 1949 में जब चीन में क्रांति हुई तब हिंसा हुई और उसके बाद जो कथित रूप से वर्ग शत्रु शेष रह गए थे उनके सफाई के लिए 60 के दशक में जो सांस्कृतिक क्रांति शुरू हुई चीन में, जिसमें अकल्पनीय अमानवीय हिंसा हुई,
तो ये जो है ना हिंसा के माध्यम से साम्यवादी समाज की स्थापना का प्रयास यहाँ किया जाता है। यद्यपि इसकी क्रियान्विति कैसे हुई, वाकई में क्या हुआ, इसको भी हम बाद में देखेंगे और इसके मार्क्सवाद की आलोचना को भी अपन बाद में सामने रखेंगे।